जी नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रश्न होगा 50 होगा प्रश्न। और 50 प्रश्न जो होगा बिल्कुल मिसलेनियस होगा। सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, सोशल साइंस से लिया गया है, बिल्कुल मिसलेनियस है। सोशल साइंस के प्रत्येक विषय से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ तक कि 10th का एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो, उसमें भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस प्रश्न को देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और थोड़ा हम आज जल्दीबाजी में पढ़ाएंगे आप सबको। 50 क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है फ्रेंच समुदाय, बी दिया डच भाषी समुदाय, ऑप्शन सी दिया है जर्मन भाषी समुदाय, ऑप्शन डी दिया है डेनिश भाषी समुदाय। तो इसमें फ्रेंच समुदाय जो था दोस्तों, ये वहाँ का जनसंख्या जो था फ्रेंच का, वो 80% के करीब था। और डच भाषी का समुदाय था जो उसका जनसंख्या 20% था। तो इन दोनों में तनाव पैदा हुआ और उसी तनाव के बीच में डच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में एक बहुत बड़ा बहुमत का गठन किया। जो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डच भाषी समुदाय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी बोल रहा है समानांतर वितरण, ऑप्शन सी बोल रहा है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, सॉरी ये तो होगा नहीं, राज्यपाल भी नहीं होगा, सरपंच तो पंचायत का होता है, महापौर इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसको महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों। इस समवर्ती सूची में कौन शामिल है? तो आपको बता दूं, इस समवर्ती सूची में जो शामिल है वो है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। इस समवर्ती सूची में जो है जोड़ा गया है। कौन सा संशोधन में? 42वें संशोधन में 1976 में ये सब जोड़ा गया है। इसमें जो है बैंकिंग है, व्यापार है, पुलिस है, ये क्या है? ये है राज्य सूची में, ये है राज्य सूची में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा जो है इसको 42वें संशोधन में जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों। कब समझौता हुआ? तो ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1995, 1998, 1999। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 1998 में दोनों के बीच समझौता हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन ए है राजा वीरेंद्र, ऑप्शन बी है गिरिजा प्रसाद कोयला, ऑप्शन सी है राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन डी है राजा महेंद्र। तो राजा महेंद्र ने इसका विरोध किया था कि ये चाहता था राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं चाहता था, इसलिए इसने विरोध किया था। राजा महेंद्र ने विरोध किया था। ऑप्शन हमारा सही होगा राजा महेंद्र, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सम समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सरकार का सबसे लोकप्रिय क्या है? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है सैनिक शासन, ऑप्शन सी है अधिनायकवाद, ऑप्शन डी है लोकतंत्र। तो सबसे बेस्ट जो है वो क्या होता है? ये होता है लोकतंत्र होता है। जो भारत में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, बहुत सारे देश में लोकतंत्र है। बहुत खूबसूरती लोकतंत्र से आता है। यहाँ पे हर इंसान हो या हर चीज़ हो उसको समान अधिकार प्राप्त होता है। तो एक संविधान होता है और संविधान से सारे मतलब वो देश चलता है। तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती, इसलिए लोकतंत्र हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको समझना चाहिए। तो ऑप्शन ए में क्या है? भारत, ऑप्शन बी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो एक दल का जहाँ राज्य हो उसको एक दलीय प्रणाली कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा चीन। वहाँ पे कौन सा पार्टी है चीन में? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन एक ही पार्टी है जो एक दलीय कहलाता है। तो कौन सा देश में है? चीन में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो सबसे पहले का तो भारतीय जनता पार्टी तो है, भारतीय समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसका पार्टी है? मायावती का है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का है जिसका साइकिल चिन्ह है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो पूरा विश्व लेवल का है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आज़ादी के ही समय से किस देश तो आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। तो आज़ादी के समय से ही लोकतांत्रिक स्वरूप किसका है? तो ऑप्शन डी आंसर होगा भारत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विनोबा भावे, चार्ज विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। आज देखने को भी मिल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है और पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा है ये भी प्रश्न। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसमें समझने वाली बात है, बिहार में भी ताड़ी मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी ताड़ी मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, तमिलनाडु में भी मिलता है। लेकिन ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था और महिलाओं के द्वारा किया गया था। जगह जगह जहाँ ताड़ी बिकता था वहाँ वो लोग विरोध किए, वहाँ पर रुकवाने का प्रयास किए। आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, अभी बताया था इसके पहले मैं। राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल नहीं,
समाजवादी पार्टी, बिल्कुल यही होगा ऑप्शन हमारा। समाजवादी पार्टी का जो है वो क्या है, साइकिल का चुनाव चिन्ह है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो आता है अनुच्छेद में है, तो है 1414 से 18 के बीच में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया, 14 से 18 के बीच में। उसके बाद आता है जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार जो है, इसको मूल अधिकार में जो भी मानते हैं, मूल अधिकार। तो ये है कौन सा, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, ये है हमारा अनुच्छेद 40 में आता है, स्थानीय स्वशासन। और शिक्षा का अधिकार आता है किसमें, इस शिक्षा का अधिकार जो है उसको जोड़ा गया है मौलिक अधिकार में, कौन से, किसमें, 21 क में, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 आ गया कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो हमारा ऑप्शन 1958, 1962, 1973 में हुआ या 1975 में हुआ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 1958 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें दिया है क्या है, इस पर ध्यान देना है, नहीं है। तो संघों के साथ जो आने वाला है, कौन कौन संघों के साथ आता है? तो अमेरिका आता है, स्विट्जरलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और कौन नहीं आता है संघों के साथ? तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर होगा, भारत, ये नहीं आता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बहुत बिजोड़ प्रश्न है। ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1989, सॉरी यहाँ 1989 दिया है, 1804 इसमें, 1871, 1817 इसमें नहीं होगा, 1989 नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों 1789 होगा। बिल्कुल 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये हमारा राइट आंसर होगा 1789, यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है, 1789 ये आंसर होगा मेरा, 1789। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए मेजनी होगा यहाँ पे, यहाँ मैजनी हो गया है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से? बिल्कुल नहीं। कार्बोनरी से? बिल्कुल सही है, कार्बोनरी से संबंध था मेजनी का, ये मेरा राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी है जर्मनी में जेना विश्वविद्यालय टॉप 10 में आता है। जेना विश्वविद्यालय जो है जर्मनी में टॉप 10 में विश्वविद्यालय आता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोसुथ का संबंध किस देश से है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोसुथ का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रिया से है? बिल्कुल नहीं। यूनान से? बिल्कुल नहीं। पोलैंड से? बिल्कुल नहीं। हंगरी से कोसुथ का संबंध है, हंगरी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये ऑप्शन दिया 1861, 1867, 1905, 1917। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? 1905 में ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था, 1905 में, याद रखिएगा 1905 में।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो फ्रैंकफर्ट का संधि नहीं, ये नहीं होगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, हाँ यही होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। वर्साई की संधि से नहीं, पेरिस की संधि से नहीं, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो सेंट साइमंस का नहीं, रॉबर्ट ओवन नहीं, कार्ल मार्क्स नहीं, फ्रेडरिक एंगल्स, जी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये होगा हमारा फ्रेडरिक एंगल्स जो है क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ये जो है फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, ये क्या किए थे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सिद्धांत का वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दे दिए थे, वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दे दिए थे। तो कार्ल मार्क्स का ही मतलब प्रतिपादित किया हुआ था और उसी का नाम एक केवल दे दिए थे। कौन सा नाम? वैज्ञानिक समाजवाद। कौन? फ्रेडरिक एंगल्स। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता या जर्मनी का एकीकरण? तो उसका जो उद्देश्य था, तो जर्मनी का एकीकरण का ही उद्देश्य था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत बिजोड़ प्रश्न है ये। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बिल्कुल नहीं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो हमारा सही ऑप्शन कब हुआ? रेलवे का अगर याद है रेलवे का, तो कब हुआ था रेलवे शुरुआत हुआ था? तो 1853। और 1853 में कौन था हमारे यहाँ? तो लॉर्ड डलहौजी था, जो 48 से 56 तक रहा हमारे यहाँ का जनरल। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत सुंदर प्रश्न है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा सही? तो हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? इसको समझते हैं बहुत अच्छा ढंग से। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। तो हमारा चौरा चौरी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था फरवरी में हुआ था, 1922 में, फरवरी माह था। लगभग 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया था। उसके बाद ठीक एक सप्ताह बाद, यानी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के माध्यम से जो चल रहा था, उसको गांधी जी ने बंद करवा दिए थे, असहयोग आंदोलन। ये हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन
का गठन किया था और पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर में यह एक बार लाल कुर्ती नाम से एक आंदोलन शुरुआत किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन 1918, 1920, 1922। तो देखिए 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में ये हुआ था कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, चौरा चौरी कांड घटना घट गया, तो उस समय ये बंद हो गया। 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो ये क्या होगा, बच गया हमारा 1916 बच गया, यही हमारा ऑप्शन होगा 1916 लखनऊ समझौता हुआ था। तो अगले इसमें लखनऊ समझौता में बाल गंगाधर तिलक का जो रोल था बहुत ही बेहतरीन रोल था। उन्हीं के बदौलत लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग से और कांग्रेस के बीच में हुआ था 1916 में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जी, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को हम क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम क्या है? साइमन कमीशन भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, साइमन कमीशन। तो याद 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, साइमन कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं। 1919 में एक एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों को समीक्षा होगी। परंतु क्या किया था ब्रिटिश सरकार ने? ये 10 वर्ष के पहले ही यह इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब साइमन कमीशन को पारित कर दिया फिर दोबारा। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? तो जॉन साइमन को। और कब ये आया था? 1927 को आया था, जिसका काफ़ी भारत में विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्वेज नहर को कब खोला गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वेज नहर, अगर जो भी हमारा भारत से विदेशों से व्यापार होता है तो स्वेज नहर के ही थ्रू होता है। और स्वेज नहर कहाँ है? तो मिस्र में है और लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में जाता है। भूमध्य सागर से होते हुए जिब्राल्टर क्रॉस करने के बाद क्या होता है, हम लोग प्रशांत महासागर से होते हुए सीधे यूरोप में चला जाता है लोग बिजनेस करने के लिए। तो वहाँ से जो भी बिजनेस होता है हम लोग का इसी के माध्यम से होता है, स्वेज नहर के माध्यम से। ये कहाँ है? मिस्र में। तो कब खोला गया था? तो याद रखिएगा कि 1856 में ये मतलब बनना शुरू हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1856 में और बनकर तैयार हो गया था कब? 1869 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1869। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम सूती वस्त्र कहाँ उद्योग कहाँ स्थापित किया था? तो शुरुआत में देखा जाए तो सूती वस्त्र जो था कलकत्ता में शुरू हो गया था, कलकत्ता से। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिकरण का मतलब है कि मशीनों के द्वारा जो सूती वस्त्र तैयार होने लगा था वो हुआ था प्रथम बार कहाँ पे? मुंबई में। तो मेरा अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुंबई होगा। उसी समय स्पिनिंग एक आया था यंत्र, उसी के माध्यम से सूत काटता था। तो मुंबई आंसर होगा आपका सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय की बात है। उस समय औद्योगिकरण भी तेजी पर था, औद्योगिकरण हो रहा था। उसी समय हमारा जो जमशेदजी टाटा थे, घनश्याम दास बिरला थे, वो लोग काफ़ी मतलब औद्योगिक में आगे निकल चुके थे। उसी समय एक
सरकार गठित किया था राजस्व आयोग के लिए कि भारत में अगर कोई भारतीय अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसको भी देखा जाए और उसको भी कुछ सपोर्ट किया जाए। इसके लिए राजस्व आयोग के अध्यक्ष किया गया था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह जी को अध्यक्ष बनाया गया था 1921 में। तो याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1948, 1956, 1990। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो प्रथम बार औद्योगिक नीति बना। तो उसका घोषणा कब हुई थी? 1948 में नीति का घोषणा हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आर्थिक मंदी जो था ये आया था किस, कहाँ पे हुआ था? ये अमेरिका में आया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बात है, कहाँ चला गया? हाँ, ये अमेरिका में आर्थिक मंदी आया था। बहुत ही मतलब ज़्यादा आया था अमेरिका में आर्थिक मंदी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अमेरिका पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। युद्ध उत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन होता? कहने का मतलब कि अगर कभी विश्व युद्ध के जैसा हालात हो जाए तो फिर उस देश को जो ज़्यादा क्षति हो गया किसी देश का, उस देश को पुनर्निर्माण की ज़रूरत पड़े तो कहाँ से पैसा आएगा? तो उसके लिए कौन सा बैंक का स्थापना किया गया था? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो देखिए, यूरोपीय में क्या है? यूरो है। बस याद रखिएगा, इसी से निकल जाएगा हमारा क्या है। ओहो, यूरो है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे यूरो है, बस इसी से पकड़ लीजिए। यूरोपीय का आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। इसको रूबल कहाँ का है? रूबल रूस का है। रूस का चलता है। अमेरिका में डॉलर चलता है। इसी तरह पोलैंड में पाउंड चलता है। तो यूरो है, हम यूरोपीय का है यूरो। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, सी है राजा मोहन राय और डी है मनमोहन घोष। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एनी बेसेंट ने शुरुआत किया था। अगर यहीं न्यू इंडिया की जगह पर यंग इंडिया हो जाए तो इसका किसने किया था? तो महात्मा गांधी हो जाता। महात्मा गांधी यंग इंडिया समाचार पत्र को शुरुआत किए थे, लेकिन यहाँ पे है न्यू इंडिया, इसलिए एनी बेसेंट सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना था, या लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना था, या राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था, या इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिकंदर कहाँ का निवासी था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रोम का है, चीन का, यूनान का, मिस्र। तो सिकंदर कहाँ था? मकदूनिया का था। मकदूनिया पड़ता है यूनान में। यूनान है, यूनान
ठीक है, तो यूनानी था, तो इसलिए यूनान, सिकंदर यूनान का था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में पुराने जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी होता है, एक न्यू जलोढ़ मिट्टी होता है। तो न्यू को बोलते हैं खादर और पुराने को बोलते हैं बांगर। लेटराइट मिट्टी का दूसरा एक नाम होता है रेगुर मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? एक रेगुर मिट्टी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? बांगर मिट्टी को पुराना जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987, अक्टूबर 1990। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था, 1987। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो उत्तराखंड, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड में कौन सा है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसको समझने के लिए दोस्तों सुंदरबन, तो सुंदरबन का क्षेत्रफल कितना होता है ये जानना जरूरी है, तब तो इसको छोटा बड़ा समझेंगे कि कौन छोटा है बड़ा है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी इसको लेते हैं कलर में, एक सेकेंड, कलर में ले लिया। इसका कितना होता है क्षेत्रफल जो होता है सुंदरबन का, इसका क्षेत्रफल होता है 9630 होता है। और नंदा देवी का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 6497। तो इससे पता चलेगा कौन छोटा है बड़ा है। इसमें तो बड़ा हो गया सुंदरबन। ग्रेट निकोबार में आते हैं, इसका जो है 885 होता है। इसका कितना होता है? 885 क्षेत्रफल में। और डिब्रू सैखोवा का जो होता है सबसे कम होता है, 765 होता है दोस्तों। इसका जो होता है 765। तो सबसे छोटा कौन है? डिब्रू सैखोवा। तो हमारा छोटा जैवमंडल कौन सा आंसर निकल का गया? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुनैन का उपयोग होता है, तो कुनैन का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन दिया है कि मलेरिया में, ऑप्शन डी इस कैंसर में, ऑप्शन सी दर्द निवारण में, या ऑप्शन डी टीबी में। तो कुनैन जब मलेरिया का इलाज नहीं आया था, तो मलेरिया का जब इलाज नहीं आया था उसके पहले जो इसका इलाज होता था, तो इसी कुनैन के से पौधे से इसका इलाज होता था। मलेरिया का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने इसका मलेरिया का कैसे होता है, उसका एक मच्छर होता है एनाफिलीज मादा मच्छर, उससे होता है, तो उसका खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? परिष्करण मतलब शोध जो करता है, शोधन करता है शोध। तो इस कितना है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन सी है 23। तो इसमें क्या है? ऑप्शन 18 जो है ये सार्वजनिक है। ऐसे 3 जो क्षेत्र है वो निजी है, 2 जो है क्षेत्र वो क्या है? संयुक्त है, यानी कि सार्वजनिक थी से मतलब निजी और सरकारी दोनों मिलाकर है। तो हमारा जो इसमें प्रश्न बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का, तो हमारा सार्वजनिक में कितना हुआ? 18। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
बस करीब पहुंच गए हम लोग 50 की तरफ। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रथम पूछ रहा है, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना। तो प्रथम कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था दोस्तों, दार्जिलिंग में हुआ था। और सेकंड जो हुआ था वो शिव समुद्र में हुआ था, कर्नाटक में। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सही डी आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? देखिए कैगा बोल रहा है, कितना बढ़िया है कि नाम है छोटा में, लेकिन लग नहीं रहा है कि अपने बिहार का। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तमिलनाडु में बोल रहा है, कर्नाटक है, या उत्तर प्रदेश है, तो राजस्थान है। तो कैगा कहाँ हो? तो देखिए इसमें कैगा में कै लिखा है, यानी कै से क से कर्नाटक, इसी से मिला लीजिए। क से कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है कैगा विद्युत गृह। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अभी बीपीएससी टीआरई 3 में शायद 2 में एक क्वेश्चन पूछा था। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। राजस्थान में इसका ज़्यादा संभावनाएं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और लास्ट प्रश्न है, आज 50 हुआ, पहली बार 50 क्वेश्चन बनाए हैं हम, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कि निम्न में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन ए है कि रबर, चाय, ईख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये सभी जो है रोपण फसल है। रबर का भी पौधा होता है, उसको भी उगाया जाता है, इसलिए इनमें सभी होगा। ये रहा 50 क्वेश्चंस। आज हाफ सेंचुरी हुआ। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सब इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। इससे भी बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं। और यह जो प्रश्न है हर परीक्षा में पूछा जा सकता है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप सब इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाइएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।